गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 है ना, हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, द फ्रेंच रेवोल्यूशंस है ना। तो यहाँ पे मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। द फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, नया सेशंस है, फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का द फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना। तो चैप्टर का स्टार्टिंग होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, द चैप्टर का स्टार्टिंग होता है बुक्स। आप लोग एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो सब लेके बैठिए, ठीक है। चैप्टर का स्टार्टिंग होता है ड्यूरिंग द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म है ना। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर the army to open fire among the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. है ना, मतलब 14 जुलाई 1789 को है ना, पेरिस में अजीब स्थिति थी है ना। रोड पर भगदड़ का माहौल था और र्यूमर्स था कि जो ट्रूप्स है ना फायर करेंगे, जो फ्रेंच ट्रूप्स है वो सिटीजन्स पे फायर करेंगे। चैप्टर का स्टार्टिंग इसी तरह से होता है कि जो फ्रेंच ट्रूप्स है जो फायर करेंगे, और एक र्यूमर भी था, मतलब अफवाह भी था कि जो ट्रूप्स हैं है ना, किंग्स के जो फौज हैं वो क्या करेंगे, आपके जनता पर फायर करेंगे, ठीक है। तो ये लोग आर्म्स खोज रहे थे। क्या खोज रहे थे? आर्म्स खोज रहे थे। फाइनली ए ग्रुप ऑफ पीपल्स 100 पीपल्स मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टिली वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूनिशंस है ना। हॉर्डेड एम्यूनिशंस क्या हो गया? अस्त्र है ना। एम्यूनिशंस हो गया अस्त्र। मिलिटिया, पीपल्स मिलिटिया मतलब जनता है जो अपना एक आर्मी तैयार की है ना, एक ग्रुप तैयार की है ना, सोल्जर्स जो लड़ सके, किंग्स के फौज से लड़ सके, ठीक है। तो फाइनली ग्रुप ऑफ पीपल्स 100 पीपल्स मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टिली है ना। एक महल था जहाँ पे कैदी थे है ना, वहाँ पे सामान्य जनता को लगा कि यहाँ पे क्या होगा, आर्म्स होगा है ना। उन्होंने क्या किया, घुस गए, बहुत सारी संख्या में थे और वो क्या किए, मतलब बेस्टिली में घुस गए। होप टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूनिशंस है ना। और द कमांडर ऑफ बेस्टिली वॉज किल्ड एंड प्रिजनर्स रिलीज्ड, दो देयर वेयर ओनली 7 ऑफ देम। Yet Bastille was hated by all because it stood the despotic power of king and despotic power of king क्या था? बेस्टिली है ना। बेस्टिली क्या था? फोर्ट्रेस प्रिजन। बेस्टिली क्या था? ये फोर्ट्रेस प्रिजन मतलब इसमें कैदी रखे गए थे इस महल में है ना। फोर्ट्रेस मतलब महल, इस किलानुमा महल है ना, इसमें क्या रखे गए थे? कैदी रखे गए थे, ठीक है। और बेस्टिली को जो फ्रांस की जनता है वो बेस्टिली से नफरत करती थी है ना, बिकॉज इट सिंबलाइजेस द डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग है ना। बुक्स में दिया डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग। डिस्पोटिक पावर मतलब निरंकुश है ना, राजा की निरंकुशता को प्रदर्शित करता है ना। डिस्पोटिक मतलब होता है निरंकुश। तो ये जो बेस्टिली था, ये बेस्टिली था राजा की निरंकुशता को प्रदर्शित, अत्याचार और निरंकुशता को प्रदर्शित करता था, ठीक है। इसलिए बेस्टिली हेटेड बाय कॉमन सिटीजन्स ऑफ फ्रांस बिकॉज इट सिंबलाइजेस द डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग है ना। डिस्पोटिक
पावर ऑफ किंग, डिस्पोटिक मतलब हो गया निरंकुश, है ना, अत्याचारी, है ना, अत्याचारी निरंकुश राजा की सत्ता को प्रदर्शित करता था, ठीक है। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of king. The fortress was demolished and its stone fragment were sold in market, है ना, demolished मतलब विध्वंस कर दिया गया, है ना, उसको विध्वंस कर दिया, तोड़ दिया गया, है ना, and its stone fragments, और उसके जो टुकड़े थे were sold in market to all those who wish to keep सोविनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, मतलब जो लोग उसके जो फ्रैगमेंट्स टुकड़े थे उसको मतलब याद के लिए, है ना, भविष्य के लिए क्या किया उन्होंने, याद के लिए मार्केट में बेच दिया, ठीक है। तो ये तो फ्रांस के बारे में था कि क्यों ये स्थिति आई कि रोड पर फ्रांस की जनता थी, है ना, फ्रांस की जनता क्यों थी रोड पर, है ना। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की जनता 14 जुलाई, है ना, 14 जुलाई 1789 को क्यों थी, तो हम लोग फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, है ना, उस समय हम लोग फ्रांस के समाज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जानेंगे फ्रांस सोसाइटी के बारे में। तो 1774 में लुइस 16, है ना, 1774 में लुइस 16 फ्रांस की गद्दी पे बैठे, है ना, असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, लुइस 16 1774 में। तो उस समय क्या था, वो ट्रेजरर, है ना, उनका जो खजाना था लुइस 16 का, तो वो क्या था, एम्प्टी ट्रेजरर, ठीक है, एम्प्टी, खाली था खजाना उनका, क्योंकि वो फ्रांस को वार में, है ना, अपने देश को वार में उन्होंने झोंक दिया था, है ना। 13 अमेरिकन कॉलोनी, है ना, 13 अमेरिकन कॉलोनी उपनिवेश जो ब्रिटेन के अंडर में थे, है ना, उन्हें सहायता करने के लिए उसने क्या किया, फ्रांस को भी युद्ध में ढकेल दिया, जिसके कारण फ्रांस का जो खजाना है वो फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो गया, खजाना खाली हो गया, ठीक है। द न्यू किंग अपॉन हिज एसेसन, है ना, अपॉन हिज एसेसन द न्यू किंग फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी, खजाना, है ना, एसेसन मतलब जैसे ही वो पावर में आए, है ना, गद्दी पे बैठे, अपॉन हिज एसेसन्स द न्यू किंग फाउंड एम्प्टी ट्रेजर, लॉन्ग ईयर ऑफ वार ड्रेंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ फ्रांस, है ना, लंबे समय तक युद्ध के कारण फ्रांस का फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो गया था। फ्रांस 13 NCERT बुक, है ना, लेके बैठिए, उसमें लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, देखिए पॉइंट्स को तो क्लियर होगा, है ना। तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को जो इंग्लैंड ब्रिटेन के अंडर में थे, है ना, उसको सहायता करने के लिए फ्रांस और स्पेन ने भी अपने आप को युद्ध में ढकेल दिया, ठीक है। Louis XVI helped 13 American colonies to gain independence from Britain to maintain cost of army running government offices. The king was forced to increase taxes, है ना, आर्मी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, सरकार के जो काम होते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए उसने टैक्स में क्या किया, इंक्रीज किया, है ना। वो स्थिति क्यों आई, क्यों फ्रांस की जनता 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789 को क्यों फ्रांस की जनता रोड पर थी, है ना, उसका अब यहाँ पे कारण हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि क्यों थी फ्रांस की जनता रोड पर, है ना। उस समय फ्रांस की सोसाइटी को हम देखेंगे कि 1774 में, है ना, लुइस 16 जो फ्रांस के गद्दी पे बैठे, तो उस समय फ्रांस का जो खजाना था खाली था, क्योंकि फ्रांस ने अपने आप को युद्ध में ढकेल दिया था। 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो ब्रिटेन के अंडर में थे, उसकी सहायता करने के लिए फ्रांस ने अपने आप को युद्ध में ढकेल दिया था, ठीक है। द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार, है ना, अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार 1775 से 83 के बीच में हुआ। इट वॉज कन्फ्लिक्ट, है ना, ये वार था अमेरिकन पैट्रियट फोर्सेस, है ना, अमेरिकन पैट्रियट फोर्सेस, अमेरिकी क्रांतिकारी फोर्सेस और ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन के बीच था, ठीक है ना। तो अमेरिकन फोर्सेस हैड द सपोर्ट ऑफ फ्रांस एंड स्पेन,
अमेरिकन फोर्सेस का सपोर्ट था फ्रांस और स्पेन, है ना, फ्रांस एंड स्पेन भी उसकी सहायता कर रहे थे। द वार एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी मतलब संधि, है ना, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, संधि 1783 में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रांस सोसाइटी के बारे में। तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस चला, है ना, 13 कॉलोनीज जो अमेरिका के हैं और ब्रिटेन के बीच 1775 से ये एंड हुआ। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में, इसमें फ्रांस ने भी जो है 13 कॉलोनीज की सहायता की थी। अब हम लोग फ्रांस सोसाइटी के बारे में देखेंगे। फ्रांस सोसाइटी उस समय 3 स्टेट्स में, है ना, 3 वर्ग में डिवाइड था। क्लर्जी, है ना, नोबिलिटी और क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट। क्लर्जी थे जो चर्च, है ना, चर्च का जो देख रेख करते थे, है ना, चर्च के कार्य से संबंधित थे, ठीक है, चर्च के वर्क से रिलेटेड थे क्लर्जी। नोबिलिटी था जो राजा को सहायता करते थे, है ना, दरबार के जो लोग थे, नोबिलिटी, है ना, राजा के काम में जो सहायता करते थे, उनके मंत्री थे, वो क्या थे, नोबिलिटी। और थर्ड स्टेट में आ गए बिग बिजनेसमैन, है ना, मर्चेंट्स, लॉयर्स, इसमें भी पढ़े लिखे लोग थे थर्ड स्टेट्स में। और इसके बाद लैंडलेस लेबर, है ना, लैंडलेस लेबर, छोटे मोटे काम करने वाले लोग भी थर्ड स्टेट में थे। तो फ्रांस में, है ना, डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, क्लर्जी, नोबिलिटी, थर्ड स्टेट बिग बिजनेसमैन। थर्ड स्टेट में कौन थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, व्यापारी, कोर्ट ऑफिशियल्स, दरबार में काम करने वाले लोग, है ना, एंड लॉयर्स, वकील, पीजेंट्स, किसान, लैंडलेस लेबर्स एंड आर्टिसंस। द फर्स्ट 2 स्टेट, है ना, फर्स्ट 2 स्टेट क्लर्जी और नोबिलिटी को सर्टेन प्रिविलेज था, है ना, प्रिविलेज क्या होता है, विशेषाधिकार, है ना, प्रिविलेज विशेषाधिकार जन्म से ही इन्हें विशेषाधिकार था। इन्हें टैक्स एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू स्टेट, मतलब राज्य को इन्हें टैक्स देने से छूट था, है ना, राज्य को टैक्स देने से इन्हें क्या था, एग्जम्पशन था। द फर्स्ट 2 स्टेट क्लर्जी एंड नोबिलिटी इंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, जन्म से ही इन्हें प्रिविलेज था, विशेषाधिकार था, मिला हुआ था कि एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू स्टेट, टैक्स से इन्हें क्या था, छूट था, राज्य को इन्हें टैक्स नहीं देना था। पीजेंट्स, किसान जो 90% थे पॉपुलेशंस के, है ना, पीजेंट्स जो किसान थे पॉपुलेशंस के 90% थे, लेकिन उनके पास जो है लैंड नहीं था, वो लैंडलेस थे। 60% लैंड था क्लर्जी, नोबिलिटी, है ना, क्लर्जी के पास था, नोबिलिटी के पास था, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो रिच लोग थे थर्ड स्टेट में, उनके पास था, ठीक है। अबाउट 60% ऑफ लैंड बिलोंग टू नोबिलिटी, क्लर्जी एंड रिचर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट। और 90% पीजेंट्स, है ना, जो पॉपुलेशंस के 90% भाग जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनके पास ज़मीन नहीं था। और 60% ज़मीन था जो क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में जो इन्फ्लुएंशियल और रिच लोग हैं उनके पास था, ठीक है। तो चर्च भी है जो किसानों से एक टैक्स लेता था, टिटही, है ना, टिटही, ठीक है। फ्रांस का करेंसी है लिवरी इज़ द करेंसी ऑफ फ्रांस, है ना। तो टिटही एक कर था, जो टैक्स था, जो क्लर्जी पीजेंट से लेते थे, और क्लर्जी टैक्स देते नहीं थे। ये क्लर्जी 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसका 1/10 पार्ट ये क्लर्जी जो है आपको टिटही टैक्स के रूप में पीजेंट से लेते थे। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, मध्ययुगीन यूरोप में एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो अपर स्टेट के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो नीचे वाले वर्ग लोगों को क्या करते हैं, ज़मीन देते हैं, और ज़मीन पर जो नीचे वर्ग के लोग हैं ज़मीन पर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, और ऊपर वर्ग के लोगों के कार्य में सहायता करते हैं,
उनके ज़मीन पर काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें जो अपर स्टेट के लोग हैं, है ना, ऊपर वर्ग के लोग हैं, उन्हें क्या करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, उनकी सुरक्षा वो करते हैं। तो ये था फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज ए पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम वॉज ए पार्ट ऑफ सिस्टम इन विच पीपल वे आर गिवन लैंड एंड प्रोटेक्शन बाई पीपल ऑफ हायर रैंक। लैंड दिया जाता था और प्रोटेक्शन बाई हायर रैंक फ्यूडल सिस्टम में, और जिसके बदले में वो क्या करते थे, है ना, जिन्हें सुरक्षा दिया जाता था, थर्ड स्टेट के लोग क्या करते थे, बाई द पीपल ऑफ हायर रैंक एंड वर्कड एंड फॉट फॉर देम इन रिटर्न। उनके लिए काम करते थे और उनके लिए लड़ने के लिए भी तैयार थे, है ना। फ्यूडल सिस्टम्स में जो अपर स्टेट के लोग थे वो क्या करते थे, ज़मीन देते थे काम करने के लिए, प्रोटेक्शन देते थे, सुरक्षा देते थे, जिसके बदले में जो लोअर स्टेट के, थर्ड स्टेट के लोग थे वो क्या करते थे, उनके ज़मीन पर काम करते थे। ठीक है, और उनके लिए युद्ध में लड़ते भी थे, है ना। वर्कड एंड फॉट फॉर देम इन रिटर्न। ठीक है, ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट पेड, इस राज्य को भी टैक्स देते थे, टैली, है ना। टैली एक टैक्स था जो थर्ड स्टेट के लोग राज्य को देते थे। टिटही एक टैक्स था जो थर्ड स्टेट के लोग क्लर्जी, है ना, चर्च को देते थे। 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। द टर्म ओल्ड रिजीम, है ना, 1789 के पहले जो फ्रांस था, है ना, उसके लिए ओल्ड रिजीम, है ना। इस चैप्टर में ओल्ड रिजीम जो ये एक एक नंबर में ये सब क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, है ना। 1789 के पहले जो इंस्टीट्यूशंस थे फ्रांस में, है ना, सोसाइटी थे, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ओल्ड रिजीम टर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो फ्रांस की सोसाइटी के बारे में क्यों स्थिति उत्पन्न हुई कि फ्रांस की जनता, है ना, रोड पर थी, क्यों स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि फ्रांस की जनता रोड पर थी, है ना। तो अब हम चैप्टर में देखें, फ्रांस की पहले सोसाइटी के बारे में देखें, है ना, कुछ जो था रिजर्व सेक्शंस को, है ना, जो मजबूत थे उन्हें वो टैक्स से एग्जाम्पशन था, प्रिविलेज मिला हुआ था, है ना। थर्ड स्टेट के लोग टैक्स देते थे, तो ये भी असंतोष का कारण हो सकता है। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके।